सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेट है, अंतिम सेट है, जो कि आपके 2017 में 11 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। सेट नंबर 11 शिफ्ट थर्ड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए, इन 50 क्वेश्चन से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको मैं आपको ट्रिक व एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ट्रिक से आपके माइंड में सेट करूंगा। बच्चों, यदि आप 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो जीके और जीएस में, तो आपको टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि टीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न है ना, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है ना, प्रत्येक शिफ्ट में उसी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछती है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपको सभी टॉपिक ट्रिक से कैसे याद कराता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं आपकी नकदी फसल नहीं होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो गेहूं है ना, नकदी फसल तो होती नहीं है। जो फसलें हैं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की फसलें होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? नंबर 1 आपकी खरीफ की फसल, एग्जाम्पल भी बताऊंगा कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये भी आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। जिस स्टूडेंट का टॉपिक कंप्लीट है, फर्स्ट डिवीजन होगा। जिनको नहीं पता है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो भी आप साथ के साथ माइंड में सेट कर लीजिएगा। नंबर 2 होती है बच्चों आपकी रबी की फसल। नंबर 3 होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है जी। खरीफ की फसल याद करने का बेस्ट तरीका, खरीफ की फसल होती है खराब मौसम में बोई जाती है। खराब मौसम कौन सा होता है बच्चों? बरसात का। खराब मौसम खरीफ की फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है। बरसात भारत में कब से स्टार्ट होती है बच्चों? जुलाई जुलाई में पहले बारिश की शुरुआत में बोई जाती है ये। ठीक है जी। और अक्टूबर के बाद है ना, मानसून जैसे ही खत्म होते हैं, इसकी कटाई हो जाती है। अब बात करते हैं खरीफ को याद रखना है, खराब मौसम रवि। रवि नाम का जो लड़का था ना बच्चों, रवि को क्या लगती थी? सर्दी लगती थी ज्यादा। रवि को क्या लगती थी? सर्दी। मतलब जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, रवि की फसल बोई जाती है। जैसे कि आपका अक्टूबर से तो स्टार्ट हो जाती है, और इसकी कटाई कब होती है? मार्च में कटाई होती है इसकी। ठीक है जी। बसंत ऋतु के आसपास, मार्च अप्रैल में। अब बात करते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन सी होती है? जो फसलें आपकी बेल पर होती है। बेल पर होती है, एग्जाम्पल बताऊंगा, साथ के साथ याद भी कराऊंगा। वो आपकी कौन सी फसलें कहलाती है बच्चों? जायद की फसल कहलाती है। मार्च से जून के बीच बोई जाती है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी आपकी जायद की है? अब सबसे पहले मैं आपको रबी की फसल याद करा देता हूं। रबी की फसल को याद कैसे रखोगे? रवि नाम का लड़का है, रसोई का सामान लेने के लिए गया मार्केट में। मम्मी ने भेजा रवि को क्या लेने के लिए? रसोई का सामान। रसोई के सामान में जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें है ना बच्चों, वही रवि की फसल के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपका आलू, आलू खाने में बनते हैं। आलू के साथ साथ टमाटर भी लेकर आया था बाजार से। टमाटर भी आपकी रबी की फसल में आते हैं। टमाटर के साथ में मटर भी कहा था मम्मी ने लाने के लिए। मटर भी आपकी रबी की फसल के अंतर्गत ही आती है। प्याज, प्याज तो जरूरी है भाई, प्याज आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। गेहूं, गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी बनेगी ना बच्चों, गेहूं लेकर आया था। गेहूं भी आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। सरसों का तेल लेकर आया था रसोई के लिए। भाई सरसों का तेल खत्म हो रहा था, ये भी आपका रबी की फसल के अंतर्गत ही आता है आपका। ठीक है जी। आलू, टमाटर, मटर, प्याज, और आपकी धनिया भी तो लेकर आया था सब्जी बनाने के लिए। धनिया भी आपका रबी की फसल के अंतर्गत ही आते हैं। देखो, ये याद करने का तरीका होता है बच्चों। सूरजमुखी और जो भी इसमें है, और एक तिल भी आपका रबी की फसल में आते हैं। याद कैसे करोगे? क्योंकि लगभग 30 फसलें आपको याद करनी पड़ेगी। आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी किसके अंतर्गत आती है। सबसे बेस्ट तरीका है, रवि क्या क्या लेकर आया था मार्केट से? खाने के सामान, आलू, टमाटर, मटर, प्याज, गेहूं, सरसों, धनिया, तिल। ये सभी कैसी होती है बच्चों? आपकी रबी की फसलें होती है। अब बात करते हैं हम रबी के बाद आपकी कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? 1 नंबर पक्का है जी, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा ये दिल्ली पुलिस में, इसलिए कवर कर लीजिएगा पूरा टॉपिक। लगभग 15 टॉपिक आके 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाला हूं। अच्छे से कवर कर लेना। 15 के 15, 20 के 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है। कुछ भी पूछा जा सकता है उन टॉपिक से। खरीफ की फसलें में कौन कौन सा आते हैं? खरीफ की फसलें होती है बच्चों मोटे अनाज। कौन से होते हैं? मोटे अनाज। ट्री याद रखने का तरीका क्या है? मोटे अनाज। मोटे अनाज जैसे कि आपके कपास, कपास मोटे अनाज के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है जी। बाजरा, बाजरा खरीफ की फसल होती है। बाजरा के बाद आपका मक्का, मक्का आपकी फसल खरीफ की होती है बच्चों। मक्का के बाद आपका चावल, चावल भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट चावल ही पूछा जाता है मैक्सिमम। चावल आपकी खरीफ की फसल होती है। सोयाबीन भी मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। सोयाबीन आपकी कैसी फसल है बच्चों? आपकी खरीफ की फसल है। हल्दी, हल्दी आपकी
खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, इतना ही याद कर लीजिएगा। गन्ना आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, मूंगफली उड़द आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? जो बेल पर लगते हैं ना मैक्सिमम, वही आपकी जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। जायद में बेल पर लगने का तात्पर्य क्या है? बेल पर लगने वाला मतलब जैसे ककड़ी, ककड़ी कहीं की फसल है बच्चों, आपकी जायद की फसल है। तरबूज, ककड़ी, तरबूज होगा आपका। ठीक है, ये भी आपका जायद की फसल है। और एक आपका कद्दू, कद्दू भी आपकी कैसी फसल है बच्चों? ये भी आपकी जायद की फसल है। डायरेक्ट ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको सभी को टॉपिक कराऊंगा वो जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 50 की 50 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा, क्योंकि क्लास मुझे 2 घंटे की नहीं करनी, कम समय में आपको बेहतर डाटा देना जिससे कि आपका फर्स्ट डिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले श्रवण मानक को अपनाना शुरू किया था? बच्चों, जिन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जीके जीएस याद नहीं रख पाते, बार बार भूल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं आपके। भारत का भूगोल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं, शॉर्ट वीडियो है सारी। यदि आपने एक बार दो बार शॉर्ट वीडियो देख ली ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं में से एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे आपको। लगभग जो पीसीएस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना, 20 प्लस क्वेश्चन आए थे शॉर्ट वीडियो से। जब पीसीएस अपर पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट 20 प्लस क्वेश्चन जीके के मिल सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस में तो आप समझ सकते हो कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है जी, करंट अफेयर, सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। एक बार जाकर वीडियो देखिएगा और अपना फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है जी? आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले श्रवण मानक को अपनाना शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूके। श्रवण मानक को किसने अपनाना स्टार्ट किया था बच्चों? सबसे पहले यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? प्रथम चरण में कितने का हुआ था बच्चों? 14 बैंकों का। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। दूसरे चरणों में डेट याद रखना, ये डेट डायरेक्ट पूछी जाएगी। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण कब आपका कब था? 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। दूसरे चरण में 6, प्रथम चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतना आपको पता रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था? ये पंचवर्षीय योजना का मैं कितने आपको प्रमोशन करूंगा, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बच्चों। पंचवर्षीय योजना की यदि आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना, एक शॉर्ट वीडियो का, लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो है। पंचवर्षीय योजना आपके माइंड में ऐसे कॉपी पेस्ट होगी, कुछ भी पूछ ले, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, पंचवर्षीय योजनाओं का क्वेश्चन है ना, उससे बाहर आपका नहीं जाने का। अर्थव्यवस्था की जो प्लेलिस्ट है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार जाकर अर्थव्यवस्था की 4-5 क्लास है उनको भी देख लेना। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं उस प्लेलिस्ट से। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौवीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब से हुई थी? 1951 में, 51 से हुई थी। जितने भी पंचवर्षीय योजना की ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट है ना, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देखिएगा आप जाकर, आपको कंप्लीट टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, दोहरी नागरिकता की विशेषता है क्या? है दोहरी नागरिकता की विशेषता? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। संघीय सरकार क्या है बच्चों? दोहरी नागरिकता की क्या है विशेषता? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डिटेल से कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, है ना बच्चों, आर्टिकल याद रखने। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, एससी की, आर्टिकल नंबर है 32, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 5 प्रकार की रीटें जारी होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत होती है? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, जिसे क्या बोला गया? बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 32 ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रीट जारी होती है बच्चों? आर्टिकल नंबर 32 के तहत होती है। यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 226।
आर्टिकल नंबर 226 के तहत कितने प्रकार की रिटें होती हैं? 5 प्रकार की रिटें होती हैं। ये भी आपको उनका भी नाम पता होने जरूरी है। मैं आपको नाम याद करा देता हूं। नाम कौन कौन से? नंबर एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, चलो इसी पे लिख देता हूं मैं नाम। नाम तो सही लिखे हुए है ना। नंबर एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। नंबर दो होता है आपका परमादेश, परमादेश या मेंडेमस। नंबर तीन आपका होता है कौन सा बच्चों? प्रतिषेध, नंबर तीन होता है। नंबर चार होता है आपका उत्प्रेक्ष, नंबर चार होता है आपका कौन सा? अधिकार पक्षता, अधिकार पक्षता नंबर चार पर होता है। वो नंबर पांच पर होता है आपका उत्प्रेक्षण। ठीक है, इनके नाम जरूरी है आप याद रखना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी रीट जारी नहीं की जाती? चार पांच है, पांच के पांच नाम कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड राइट हो जाएगा 39। 39 आर्टिकल क्या कहता है? सभी में आपके आपके जो आर्टिकल है ना, ये कौन से बच्चों? नीति निर्देश तत्व के। एक लाइन में याद कराए हुए, लाइन में बोल देता हूं क्योंकि देखो मेरे तो मौखिक उंगलियों पर याद है, आपको याद करना जरूरी है। काने पंच से प्रसन्न कर, शशि का जाप कर, अरुण सर शांति होगी। जो कि आपकी संविधान की प्लेलिस्ट का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको। ठीक है, संविधान की एक वीडियो है लगभग 30 से 40 मिनट की। यदि आपने वो कंप्लीट वीडियो देख ली ना, एग्जाम में गारंटी तो मैं देखो 100% तो कह नहीं सकता, लेकिन 95% डायरेक्ट उसी आपकी वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार जाकर देखिएगा, आपको सभी याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलो मैं आपको कवर करा देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 39। अब बात करते हैं कि 59 में क्या है सर। 59 में आपके राष्ट्रपति का आर्टिकल है, ये आपका राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति की शर्तें, चलो राष्ट्रपति की बात आई है, मैं पूरा राष्ट्रपति आपको एक लाइन में कवर कराता हूं। एक लाइन याद रखनी है आपको, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। क्या आप ये एक लाइन याद रख सकते हो? बिल्कुल रखनी पड़ेगी। यदि आपने एक लाइन याद रख ली, लगभग मैं आपके 9 से 10 आर्टिकल याद करा रहा हूं डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी लाइन से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 52 में ही डायरेक्ट आपका राष्ट्रपति जी का वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा हुआ है। कहां से बनता है? कार्यपालिका का प्रमुख, आर्टिकल नंबर 53। निर्वाचन से बनता है कि निर्वाचन कैसा होगा, आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन के बारे में लिखा है राष्ट्रपति जी की। रिक्त रीति कैसी होगी? एकल संक्रमण मत अनुपातिक, एकल सुनो दोबारा सुनो, जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं किस रीति से होते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अनुपातिक पद्धति या एकल मत संक्रमण प्रणाली के द्वारा होते हैं। इस अनुच्छेद में लिखी हुई है बात आपकी, ये लिखी है आपकी 55 में। पद से बनता है आपका पदावधि 5 साल की होती है, 56 आर्टिकल नंबर में लिखी हुई। पर बोले तो पुनः निर्वाचन, मतलब दोबारा भी राष्ट्रपति को चुना जा सकता है, जो आपके पहले थे। किस अनुच्छेद में बात लिखी हुई? 57। 8 बोले तो आपका अहर्यता कौन से में बच्चों? 58। शर्त बोले तो शर्तें 59, जो कि इसी क्वेश्चन में है, ऑप्शन नंबर बी। वे शपथ कौन से में बच्चों? 60। पर भी मतलब महाभियोग, इंपीचमेंट बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाई जाती है। याद हुआ आपको? नहीं याद हुआ होगा, एक बार लॉन्ग वीडियो जाकर देख लीजिएगा, डायरेक्ट सभी टॉपिक आपको ऐसे ही कवर होंगे। अब बात करता हूं मैं आर्टिकल नंबर में, आपको 59 कवर करा चुका हूं। आर्टिकल नंबर 99 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 99 में लिखा है संसद के सदस्यों का शपथ। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर आपका 69 में क्या? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संविधान में भारतीय संविधान में 2 पद ऐसे हैं, नंबर 1 नंबर 2, जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में, तीसरे नंबर वाली अनुसूची में नहीं वर्णित है। उनका डायरेक्ट आर्टिकल है, एक आपका राष्ट्रपति जी हुए, एक आपका उपराष्ट्रपति जी हुए। इसके अलावा सभी की आपका जो शपथ का वर्णन है कौन सी अनुसूची में? आपका अनुसूची नंबर 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक पेन लेता हूं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सा कहां पर स्थित है, किसकी खोज किसने की। ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास वाली एक वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लीजिए, पूरा टॉपिक कॉपी पेस्ट होगा जी 5 मिनट में। ठीक है जी, राखीगढ़ी हो जाएगा। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जो है बच्चों, मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो।
जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। अगर विश्व की बात आती है तो सबसे बड़ा तो वैसे है आपका मोहनजोदड़ो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया यहां से। ठीक है, यदि भारतीय स्थल की बात करें, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो आपका है वर्तमान में जो आपका सरस्वती नदी है ना उसके किनारे बसा हुआ था। ठीक है जी, और हरियाणा राज्य की कहां स्थित है? ये हरियाणा, हरियाणा में राज्य में है आपका। ठीक है जी, एक है आपका कालीबंगा, कालीराज। कालीबंगा को कैसे याद रखोगे? कालीराज से। कालीबंगा कहां स्थित है आपका? राज बोले तो राजस्थान में आपका, इस ऐसे आपको याद रखना होगा। यह आपका हरियाणा राज्य में है। ठीक है जी, हिसार जिले के अंतर्गत आता है। खोज किसने की थी इसकी? सूरज भान ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री स्थापित की थी या किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की। समय क्या था बच्चों? भारत में अंग्रेजों का आगमन ना डचों के बाद हुआ था। 1608 की बात है। 1608 में इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम। कौन थे? नाम पूछा जा सकता है, जेम्स प्रथम। इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था? जेम्स प्रथम। के एक दूत थे, क्या नाम था उनका? कैप्टन हॉकिंस। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस भारत में किसके कार्यकाल में आए थे? कैप्टन हॉकिंस कौन थे जी? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे थे और यहां पर ना जहांगीर से मिलने आगरा भी आए थे। जहांगीर की ओर से इन्हें शाही फरमान के द्वारा ना अंग्रेजों में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। बात यह है जहांगीर का मकबरा का है बच्चों। मकबरी भी साथ के साथ याद कराऊंगा क्योंकि समय कम है, कवर बहुत ज्यादा करना है। जहांगीर ये जहां भी गिरता था ना लहू निकलता था। लहू बोले तो लाहौर। शाहजहां 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 का आगरा ही मकबरा सभी को पता है। अकबर अकबर है ना बच्चों, सिकंदर जैसा महान था, सिकंदरा में है इसका मकबरा। बात करते हैं औरंगजेब। जेब में क्या थी? दौलत। दौलत बोले तो आपका दौलताबाद। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं बाबर की। बाबर को काबू करना मुश्किल था, इसलिए बाबर का मकबरा कहां था? काबुल। अब बचा एक छोटा हुमायूं। हुमायूं हूं में मार है, माँ का दिल क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। इसका हुमायूं का मकबरा कहां था आपका? दिल्ली था। ये आपके मुगल शासक थे। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1526 में हुई थी। बाबर ने की थी, किसे हराकर? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में आपका हुआ था। 1527 में बाबर का दूसरा युद्ध था। 1528 में तीसरा, 1529 में चौथा, 26, 27, 28, 29। ठीक है जी, कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, पान खा चल घर से मैं आपको याद करा चुका हूं। जो बच्चे मेरी लगातार जीके जीएस की क्लास देख रहे हैं उनकी जीके बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। पान खा बच्चों, मेरा हाथ अब ठीक नहीं हुआ अभी पूरा। चल घर एक्सीडेंट होने के कारण टंके लगे थे, 10-12 टंके आ रखे बच्चों। पा से बनता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खा से बनता है खानवा का युद्ध 27। चल से बनता है चंदेरी 28। घर से बनता है आपका घाघरा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट तो होने के बहुत कम चांस है। करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करके रखनी है आपको क्योंकि तहलका सीरीज आपकी चलाई हुई है जिसमें स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ बहुत बेहतरीन कवर कराई है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। लगभग मान के चलना 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्थानीय स्वशासन के आपके जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। रिबन काटा था जिन्होंने, कैसे याद करोगे? रिबन काटा था स्थानीय स्वशासन का, लॉर्ड रिपन। सर्ववर्धिक जो लोकप्रिय गवर्नर थे ये यही थे। ठीक है जी, जो इन्होंने इनका वास्तविक जनगणना एक क्वेश्चन बनते हैं, जनगणना के 2 क्वेश्चन दोनों कवर कराता हूं। प्रथम जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। नियमित जनगणना के समय क्या थे बच्चों? नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना का रिबन काटा था इन्होंने। क्या काटा था? रिबन। अब बात करते हैं रिबन के समय क्या क्या हुआ। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सभी कवर कराऊंगा। रिबन के काल में ना स्थायी स्वशासन हुआ। अब तो एक जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी और जो आपकी पहली बार हुई थी 72 में बच्चों, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। एक आपका 1882 में, 81 के बाद जस्ट 82 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कौन सा आया? नहीं था, समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना समाप्त कर दिया था। किसने किया था? ये रिपन ने किया था। ठीक है जी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय पारित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका 1882 में एक समिति बनी थी आपकी हंटर कमीशन, एक गठन हुआ था कमीशन का, क्या नाम था?
हंटर कमीशन पढ़ना पड़ेगा, इतनी ही डिटेल कवर करनी पड़ेगी बच्चों, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 1882 में हंटर कमीशन जो आपका था, इसका गठन भी इनके समय ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पाल ने। किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की जो फेमस पुस्तक है, जो एग्जाम में रिपीट होती है, यंग इंडिया और नवजीवन, क्योंकि मैं बच्चों यदि कंप्लीट लिखता जाऊंगा ना, क्लास बहुत लंबी होगी, मैं बोलता बोलता ही आपको रिवाइज करा रहा हूँ। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, दो पुस्तक है इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, यंग इंडिया एवं नवजीवन। दादा भाई नौरोजी की आपकी फेमस पुस्तक है इंडिया और रात गोफ्तार। इसके बाद आपका कौन बचे? लाला लाजपत राय की तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इतनी है ही नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, तीनों के संस्थापक आपको पता होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा की थी कुमारगुप्त ने। नालंदा की थी किसने? कुमारगुप्त ने। एक आपका महिपाल थे, महिपाल ने की थी विक्रमशिला की, विक्रमशिला की। तक्षशिला की किसने की? कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर देना होगा, मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चों को पता है मेरे। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहां से, बस इतना ही आप याद रख लीजिएगा इससे तो क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 14, नागरशैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर है? नागरशैली का दशावतार मंदिर किस शैली का बना हुआ है बच्चों? ये आपका कहां पर है, कहां पर स्थित है? अच्छा ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवगढ़ में आपका स्थित है। कहां स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। नागरशैली का बहुत बेहतरीन उदाहरण है बच्चों आपका ये। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि नागरशैली होती क्या है और कहां कहां पर प्रसिद्ध थी। नागरशैली का विकास उत्तरी भारत की में ना हिमालय से लेकर विंध्याचल क्षेत्र तक है इसका विस्तार। इस शैली के मुख्य मंदिर है ना, मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आयताकार रूप से निर्मित होते हैं। सामान्य उत्तर भारत में ना मंदिर शैली से बने मंदिर ना वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। इस शैली से बने मंदिर के उदाहरण देख लीजिएगा। नागर शैली से बने हुए मंदिर कौन कौन से हैं, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एक है आपका दशावतार मंदिर में, तो ये क्वेश्चन ही हमारा। एक है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। बोर्ड वाली क्लास लेनी पड़ेगी बच्चों, स्टार्ट करूंगा मैं जस्ट जल्दी स्टार्ट करूंगा बस। एसएससी जीडी वाले में और यूपी पुलिस वाले में बोर्ड वाली क्लास भी ट्रिक से कवर कराऊंगा सब कुछ। कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है जी। एक आपका है लिंगराज मंदिर, मैं कोशिश कर रहा था कि डिजिटल पे ही स्टार्ट की जाए, लेकिन बोर्ड पे ही जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लिंगराज मंदिर। नंबर 3 है आपका खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर आपके किस शैली के बने हुए? नागर शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। जब भी कर्क रेखा का टॉपिक आया, मैं पूरे आपके महाद्वीप कवर कराए, किस महाद्वीप के किस देश से होकर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा। भारत के कितने डिग्री पर है आपके? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मैं 8 राज्य कौन कौन से कवर कराऊंगा बोलकर डायरेक्ट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ बच्चों को ना डाउट रहता है लास्ट में, त्रिपुरा और मिजोरम को कैसे याद रखोगे, ये भी ट्रिक बता देता हूँ। पूरा जोर से निकलती है जी, पूरा जोर से, ऐसा बोलना, देखो डाउट ही नहीं होने का। लास्ट में आ गया ना, पूरा जोर से निकल जाती है और हमारी रेखा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा जलाशय वाटर बॉडीज निकोबार से अंडमान को अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। अब मैं तीनों कवर कराऊंगा, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, वो भी ट्रिक के साथ, जैसे जिससे कि दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता न पड़े। अब ये बताइए 8 डिग्री, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। अब 8 डिग्री बताता हूं किस किस के मध्य है। 8 डिग्री, 8 को यदि आप मिरर में देखोगे तब भी 8 ही दिखाई देगा, मिरर बोले तो एम। 8 को डबल एम से याद रखना। एक एम से बनता है आपका मालदीव, दूसरे एम से बनता है आपका मिनिकॉय। क्लियर है जी? एम को भी तो मिरर में देखोगे एम ही चमकेगा, 8 भी मिरर में एम ही चमकेगा, एम एम, मालदीव और मिनिकॉय। अब बात करते हैं 9 की। क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? भाई सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, अभी चाहिए। क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए? मिनी, आपने कहा नो, नो बोले तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच होता है जी आपका। ये समझ में आया बात? कवरती या मिनी काय भी बोल सकते हैं। इसके बाद 10 डिग्री चैनल, इसमें 10 में अंडा है, अंडे अंडे
इसका मतलब क्या हुआ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच है। एक आपका आता है क्वेश्चन, पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच स्थित है पाक स्टेट। याद हो रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई जरूर करना, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य मुख्य घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य घाटी बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी कहां स्थित है आपकी? आपकी ये कहां है? सॉरी, केरल में है। ठीक है जी। फूलों की घाटी कहां है आपका? वो आपकी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, भारत की जनगणना 2011। एक क्वेश्चन जनगणना से पक्का है जी, दो भी क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक कवर कर लीजिएगा बस ये कंप्लीट। यदि अभी तक आपने टॉपिक कवर नहीं किए है तो कर लो। जनगणना से दो क्वेश्चन फिक्स है जी। क्या क्वेश्चन है? भारत की जनगणना 2000 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। यदि क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तब होता है गोवा। बात समझ में आई? जनसंख्या के अनुसार सिक्किम, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? आरजी, राजस्थान। इतनी बात क्लियर हुई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक भारतीय मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प आपके सही है। जल्द आ रहा वाला टॉपिक ट्रिक से कवर कराऊंगा जब भी क्वेश्चन कभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सा रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी प्रकाश दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन आता है, यहां से कवर करना जरूरी है, कराता हूं साथ के साथ। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपका। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। एक होता है आपका विक्षेपण किस रंग का कम होता है? सबसे लाल का। किसका होता है जी? आपका लाल का सबसे कम होता है। ठीक है। बैंगनी का आपका अपवर्तनांक कम होता है लाल से। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। मैं बता देता हूं क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? प्रकाश की लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम। एक आता है तरंग दैर्ध्य का क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग की होती है? लाल रंग आता है। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। बात समझ में आई? तभी तो आपका रेलवे में जो सिग्नल है, रेड सिग्नल बहुत ज्यादा दूर से दिखाई देता है। तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, कम होती है बैंगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण बच्चों? अवरक्त किरणों के कारण। कैसे? किसके कारण? अवरक्त किरणों के कारण। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्षले ने की थी। आपकी हर्षेल के द्वारा की गई थी। पर एक आता है आपका प्रकाश किरणें, कवर कराता चलूंगा सब कुछ। प्रकाश किरणें आता है, एक आता है आपको कौन सा, चलो बाद में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बोहाइड्रेट शरीर में खालिस्तान के रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कहां होता है बच्चों? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध मणिभीय क्रिस्टलीय रूप से पृथक पहला एंजाइम कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है बच्चों। कैसी है? हीलियम एक कैसी गैस है? निष्क्रिय। हिना ने आज कराया एक्सरे से, आप याद कर ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी पानी में अत्यधिक घुलनशील है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्तप्राय प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भिन्न कोरल रीफ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसे प्रकार के पाए जाते हैं? ये भी आपके सभी प्रकार के पाए जाते हैं।
थोड़ा लेवल हाई रहेगा बच्चों जीके का, इस बात का ध्यान रखना, इतनी आसान जीके नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके तहत बच्चों? पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व स्टार्ट कब हुई थी आपकी? 27 सितंबर। योजना से क्वेश्चन फिक्स है जी, आना ही आना है, डेट पूछी जाएगी, 8-10 इंपोर्टेंट योजनाएं कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था? ये आपका राजस्थान था। कहां आरंभ हुई थी आपकी? जयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 33, अक्टूबर 2017 में WHO ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी महामारी थी आपकी? वो थी बचपन का मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नासा की मोवेन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि रूप में घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा देश जी? आइसलैंड। 2022वें नंबर का जो फीफा विश्व कप है 2022 का आयोजन कहां हुआ था बच्चों? कतर में। कहां हुआ था? कतर में। विजय कौन हुआ? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका हो जाएगा। जापान के 4 जो मेन द्वीप हैं उनको आपको यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 39, विष्णुदास भावे पुस्तक 2017 में किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किए गए? ऑप्शन नंबर ए, मोहन जोशी जी को किया गया है। 17 की बात थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय को वर्ष 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया? करंट अफेयर कवर करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक जीके और डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जीके कवर करनी है आपको, करंट अफेयर 22-23 की, जो कि आपकी तैलका सीरीज के अंतर्गत में बहुत बेहतरीन कवर कराई है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था जी? 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका माया स्वामीनाथन सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, लगभग कितने वर्षों के बाद वर्ष 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडो ने भारत में सार्वजनिक रेटिंग को उन्नत किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्षों में बच्चों? 14 वर्षों में किया है जी। कितने वर्षों में किया है? 14 वर्षों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2004 में ना मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते हुए ना उसे BAA3 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में वित्तीय स्थिति संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए किसे भारतीय शास्त्री को नियुक्त किया है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे किया है? उर्जित पटेल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो पहले नोट आए थे बच्चों इन्हीं के सिग्नेचर थे। क्वेश्चन नंबर 43, अभी मोदी जी ने जो चेंज किए थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत 10 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के को किस अनुषंगी निकाय में कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? जिस स्टूडेंट को इसका पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमसन मनगाविया। क्वेश्चन नंबर 45, एनजीटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को 10 वर्ष का डीजल टैक्सी को जब्त करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, EESL ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना कब हुई थी बच्चों? उसकी 2009 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, सितंबर 2017 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 17 का है आंसर देख के आगे क्वेश्चन कवर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित।
पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त आंद्रे एजोले किस देश के संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को मिला था जी। वर्तमान में 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है, आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा माजुली। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी लिंक चैनल का सेंड करो। धन्यवाद।